इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के इस लेक्चर में ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सर्किट्स पढ़े जाएंगे। एक्टिव डिवाइस एक ऐसी डिवाइस को कहते हैं जिसमें रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर और डायोड के किसी कॉम्बिनेशन के थ्रू कोई एक ऐसा सर्किट बनाया जाए जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता हो और उसे एक छोटी सी चिप के ऊपर एम्बेड कर दिया जाए लार्ज स्केल इंटीग्रेशन परफॉर्म करके। तो ऐसी एक डिवाइस ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहलाती है जिसमें इन्हीं पैसिव कंपोनेंट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मौजूद होते हैं जिनको इस तरह से जोड़ा जाता है कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सके। ऑपरेशनल एम्पलीफायर कमर्शियली आईसी पैकेजेस में अवेलेबल होता है। इसके दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। एक इनपुट को इन्वर्टिंग इनपुट और दूसरी को नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहा जाता है। इन्वर्टिंग इनपुट को नेगेटिव साइन और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को पॉजिटिव साइन से जाहिर किया जाता है। जो वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर अप्लाई की जाती है उसे V नेगेटिव और जो वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर अप्लाई की जाती है उसे V पॉजिटिव कहा जाता है। जैसे कि आमतौर पे आईसी पैकेजेस की सप्लाई वोल्टेजेस होती है, इसी तरह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर की भी सप्लाई वोल्टेजेस हैं, लेकिन ये वोल्टेजेस जो इसको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं ये बाई डायरेक्शनल हैं, यानी कि जितनी पॉजिटिव प्रोवाइड करें उतनी ही नेगेटिव भी करेंगे। जैसा कि अगर 12 वोल्ट इसकी सप्लाई वोल्टेज पे दिया गया तो एक नेगेटिव 12 वोल्ट भी इसकी सप्लाई वोल्टेज को देना पड़ेगा। तो पॉजिटिव जिस जगह पे दिया जाता है उस कनेक्शन को V सैचुरेशन प्लस कहा जाता है और नेगेटिव जिस कनेक्शन पे दिया जाता है उसको V सैचुरेशन नेगेटिव कहा जाता है। तो आम जुबान में इस सप्लाई वोल्टेज को सैचुरेशन वोल्टेज भी कहा जाता है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ यूं है कि अंदर दाखिल होने वाले सिग्नल्स को रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है जो कि आमतौर पे बहुत ज़्यादा होती है और एक गेन मौजूद होता है इसके अंदर। उस इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस के ऊपर जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है उतने वोल्टेज को गेन प्रोवाइड करके आउटपुट पे दे दिया जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो आउटपुट पे निकले उसे निकलते हुए एक रेजिस्टेंस मजीद फेस करना पड़ती है जिसे आउटपुट रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो आमतौर पे ये रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। आने वाले लेक्चर्स में इसको डिटेल में कवर किया जाएगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिजाइन करने के लिए यह अस्यूम किया जाता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की चूंकि इनपुट इंपीडेंस बहुत हाई है तो लिहाजा थ्रू इनपुट्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर की तरफ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई करंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर दाखिल नहीं होगा उसकी इनपुट्स के थ्रू। दूसरी असम्पशन ये है कि जो दोनों इनपुट्स के ऊपर वोल्टेज प्रोवाइड किया गया है उन दोनों वोल्टेजेस का वोल्टेज डिफरेंस 0 है। ऐसा क्यों होता है? आमतौर पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स का गेन बहुत लार्ज होता है, 10 to the power 5, 10 to the power 6 के ऑर्डर्स में। इसकी डाटा शीट में ये रेटिंग लिखी हुई होती है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो ये है कि उसकी इनपुट पर दिए गए दोनों वोल्टेजेस के दरमियान का डिफरेंस लिया जाए और उसे एम्पलीफाई करके आउटपुट पे भेज दिया जाए। तो फर्ज कर लेते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर 3 वोल्ट्स और इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर 5 वोल्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव देखा जाए तो वो -2 वोल्ट्स बनता है। अगर गेन 10 to the power 5 है तो इस लिहाज से आउटपुट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 5 जो कि गेन है। इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ी वैल्यू बनती है जो कि प्रोड्यूस करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है।
आमतौर पर क्या होता है कि जो सप्लाई वोल्टेज वी सैचुरेशन की फॉर्म में ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दी गई होती है, आउटपुट वोल्टेज उसको एक्सीड नहीं करती, यानी कि आउटपुट वोल्टेज सैचुरेशन वोल्टेज से ज्यादा नहीं हो सकती। तो चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर -2 वोल्ट्स है, तो जो नेगेटिव वी सैचुरेशन प्रोवाइड की गई होगी, आउटपुट वोल्टेज उसको अप्रोच करेगी, उसके बराबर होगी। अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर दिया जाए, तो उस सूरत हाल में भी ये गेन इनफाइनाइटली लार्ज होने की वजह से आउटपुट सैचुरेशन वोल्टेज को ही अप्रोच करेगी, उससे कम नहीं होगी। जब तक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर प्रोवाइड किया गया वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर प्रोवाइड किए गए वोल्टेज से ज्यादा है, सिग्निफिकेंटली ज्यादा है, वी आउट हमेशा इस सूरत हाल में नेगेटिव वी सैचुरेशन को अप्रोच करेगा, उसके बराबर होगा। और अगर इसी तरह से वी पॉजिटिव वी नेगेटिव से ग्रेटर है, तो उस सूरत हाल में आउटपुट वोल्टेज हमेशा वी सैचुरेशन पॉजिटिव को अप्रोच करेगा। तो हम कहते हैं कि हमें एक फाइनाइट गेन की जरूरत है, एक फाइनाइट आउटपुट वोल्टेज की जरूरत है। लेट्स से कि 8 वोल्ट्स की जरूरत है। तो वो किस तरह से हासिल किया जा सकता है? अगर वी सैचुरेशन 12 वोल्ट्स दिए हुए हैं, तो वहां से 8 वोल्ट्स किस तरह से हासिल किया जा सकता है? इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिक फॉर्मूला है, जिसमें गेन मल्टीप्लाई हो रहा है डिफरेंस के साथ, उसको रीअरेंज करें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, ये बराबर बनता है वी आउट बाय गेन के, यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 5। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 0.00008 बनता है, जो कि 0 के बहुत करीब है। तो लिहाजा ये बात साबित हो गई कि अगर फाइनाइट आउटपुट वोल्टेज चाहिए, तो उस सूरत में पोटेंशियल डिफरेंस जो कि दोनों इनपुट्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है, वो 0 होना चाहिए। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कैरेक्टरिस्टिक कर्व उसकी वर्किंग रेंज के बारे में बताता है। इस कर्व में देखा जाए तो एक्स एक्सिस के ऊपर इनपुट वोल्टेजेस के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस और वाई एक्सिस पे आउटपुट वोल्टेज है। यहां पर जिस रीजन को डेल्टा वी से जाहिर किया गया है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो वर्किंग रीजन है जिसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर एम्पलीफिकेशन परफॉर्म करता है। आमतौर पे डेल्टा वी की रेंज मिली वोल्ट से कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनपुट पे दी गई वोल्टेजेस का पोटेंशियल डिफरेंस मिली वोल्ट से कम है, तो उस सूरत में ही एम्पलीफिकेशन पॉसिबल होगी। अदरवाइज ऑपरेशनल एम्पलीफायर सैचुरेशन वोल्टेज के ऊपर आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दी गई वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दी गई वोल्टेज से ज्यादा है, तो उस सूरत में आउटपुट वी सैचुरेशन पॉजिटिव के बराबर होगी, अगर इन दोनों के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस मिली वोल्ट्स की रेंज में नहीं होगा। और इसी तरह से अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिए गया वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिए गए वोल्टेज से ज्यादा है, तो उस सूरत में आउटपुट वोल्टेज वी सैचुरेशन नेगेटिव के बराबर होगी, अगर इन दोनों के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस मिली वोल्ट की रेंज में नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एक ऐसा एम्पलीफायर है जो कि दी गई इनपुट को एम्पलीफायर तो करता ही है, लेकिन साथ में उसे इन्वर्ट भी कर देता है। यानी कि अब जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो इनपुट वोल्टेज के एतबार से ऑपोजिट पोलैरिटी की होगी। इस सर्किट के एतबार से देखा जाए तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया गया है और इनपुट वोल्टेज पे 5 वोल्ट्स प्रोवाइड किया गया, और इस चीज की जरूरत है कि उसे -10 वोल्ट्स में कन्वर्ट कर लिया जाए, यानी कि आउटपुट पे -10 वोल्ट्स हासिल हो।
तो डिजाइन रूल्स के मुताबिक इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के ऊपर दिए गए वोल्टेजेस के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए या नियर टू 0 होना चाहिए। तो अब इस चीज की जरूरत है कि ये जो 5 वोल्ट्स की इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर प्रोवाइड की जा रही है, इसे किसी तरह से 0 के करीब लाया जाए। तो ऐसा करने के लिए आउटपुट वोल्टेज से एक फीडबैक ली जाती है, एक वोल्टेज लिया जाता है, उसे R2 के ऊपर ड्रॉप किया जाता है और उसके बाद इसमें से गुजरने वाला जो करंट है उसको R1 से गुजरने वाले करंट के साथ ऐड कर दिया जाता है। तो यहां पर अगर नोडल एनालिसिस किया जाए तो उस सूरत में हमें यह पता चल जाएगा कि इस आउटपुट से जो फीडबैक ली गई है इसकी मदद से उस वोल्टेज को जो कि इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर अवेलेबल है उसे इतना रिड्यूस कर दिया गया है कि वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर दिए गए वोल्टेज के करीब आ गया, उसके बराबर हो गया। तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि इस समिंग पॉइंट के ऊपर जहां पर I1 और I2 दो करंट्स आपस में आकर मिल रहे हैं और इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी वजह से यहां पर जो अवेलेबल वोल्टेज है जो कि इन्वर्टिंग टर्मिनल के लिए अवेलेबल है वो अब नियर टू 0 है, यानी कि उस वोल्टेज के करीब है जो कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर प्रोवाइड किया गया। एक और अजम्पशन ये थी कि चूंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट इंपीडेंस इनफिनिटली हाई होती है तो लिहाजा इसके अंदर की तरफ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहां से ये बात सामने आती है कि I1 और I2 समिंग पॉइंट के ऊपर जो कि एड अप हो रहे हैं वो अब इस एम्पलीफायर के अंदर की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि I1 और I2 का सम 0 के बराबर है। अगर I1 को वोल्टेज और रेजिस्टेंस की टर्म्स में देखा जाए तो ओम्स लॉ अप्लाई करके Vin/R1 लिखा जा सकता है और इसी तरह से I2 को Vout/R2 लिखा जा सकता है जो कि सम होकर 0 के बराबर। तो यहां से Vout की वैल्यू नेगेटिव R2/R1 मल्टीप्लाइड बाय Vin निकलती है। तो यही वो फॉर्मूला है जो कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए इस्तेमाल होगा। यहां पर R2/R1 का फैक्टर इस एम्पलीफायर के गेन को जाहिर करेगा और नेगेटिव साइन ये बात बताएगा कि आउटपुट पे मिलने वाला वोल्टेज इनपुट पे दिए गए वोल्टेज के एतबार से ऑपोजिट पोलैरिटी रखता है। कहा जाता है कि एक ऐसा ऑप एम्प डिजाइन करें जिसका गेन नेगेटिव 10 हो। इसका मतलब यह हुआ कि नेगेटिव की वजह से एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की जरूरत है जिसका R2/R1 10 हो। इसका मतलब यह हुआ कि R2 10R1 के बराबर है। R की वैल्यू यहां पर किलो ओम की रेंज में अस्यूम की जाएगी। उसकी वजह यह है कि किलो ओम के रेंज में इस ऑप एम्प के अंदर फ्लो करने वाला करंट मिली एम्प्स की रेंज में होगा। ऑप एम्प के आईसीज आमतौर पर मिली एम्प की रेंज से ज्यादा का करंट अफोर्ड नहीं कर सकते, जलने का खदशा होता है, जिसकी वजह से रेजिस्टर को किलो ओम की रेंज में चूज किया जाता है। तो R1 को 1 किलो ओम यहां पर लिया जा सकता है जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है किसी रेजिस्टेंस की डिजायर्ड किलो ओम रेंज के अंदर। इस हिसाब से R2 की वैल्यू 10 किलो ओम्स बनती है। तो अब ये एक ऐसा एम्पलीफायर डिजाइन हो चुका है जिसका गेन नेगेटिव 10 है, यानी कि अगर इनपुट पे नेगेटिव 1 वोल्ट होगा तो आउटपुट पे पॉजिटिव 10 वोल्ट होंगे और अगर इनपुट पे पॉजिटिव 1 वोल्ट होगा तो आउटपुट पे नेगेटिव 10 वोल्ट होंगे। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी सेम रहती है।
इसका सर्किट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। जहां पर ग्राउंड था वहां पर इस सूरत में Vin है, और जहां पर Vin था वहां पर इस सूरत में ग्राउंड है। इसको इस तरीके से याद रखा जा सकता है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड किया गया और इन्वर्टिंग टर्मिनल को पुल डाउन किया गया टू ग्राउंड थ्रू R1। तो अगर डिजाइन रूल्स की तरफ जाएं तो इन दोनों इनपुट्स को बराबर बनाने की जरूरत है। तो अब इस चीज की जरूरत है कि इन्वर्टिंग टर्मिनल को Vin के बराबर बनाया जाए। तो ऐसी सूरत में फीडबैक उसी तरह से आउटपुट वोल्टेज से ली जाएगी और R1 और R2 का एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाया जाता है, जिसकी मदद से Vin के बराबर इनपुट वोल्टेज इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर प्रोवाइड की जाती है। तो जैसा कि ये अस्यूम किया गया था डिजाइन रूल्स में कि हाई इंपीडेंस होने की वजह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर की तरफ कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इस बात को अस्यूम किया जा सकता है कि R1 और R2 के अंदर से गुजरने वाला करंट सेम है। R1 के अंदर से गुजरने वाले करंट को उसके ऊपर ड्रॉप होने वाले वोल्टेज जो कि Vin के बराबर है, जो कि इन्वर्टिंग टर्मिनल के लिए अवेलेबल होगा, डिवाइडेड बाय R1। और इसी तरह से R2 के अंदर से गुजरने वाले करंट को V आउट माइनस Vin, यानी कि V आउट में से जो Vin का जो पोर्शन है जो R1 पे ड्रॉप हो चुका है उसको निकाल के जो वोल्टेज बचता है डिवाइड बाय R2 की फॉर्म में जाहिर किया जा सकता है। तो ये दोनों करंट्स यहां पर बराबर रखे जा सकते हैं, क्योंकि ये अस्यूम किया गया कि इनपुट पे दाखिल होने वाला करंट 0 है। इसके तहत सिंप्लीफिकेशन के बाद ये कहा जा सकता है कि आउटपुट वोल्टेज 1 प्लस R2 बाय R1 मल्टीप्लाइड बाय Vin के बराबर होगा। तो ये वो ट्रांसफर फंक्शन है जो कि एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर जो गेन का फैक्टर है वो 1 प्लस R2 बाय R1 से रिप्रेजेंट किया गया है। कहा जाता है कि एक ऐसा एम्पलीफायर बनाएं जिसका गेन पॉजिटिव 100 है और इनपुट इंपीडेंस बहुत हाई है। तो ऐसा एम्पलीफायर अभी हमने पढ़ा जिसे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहा जाता है, जिसका गेन पॉजिटिव होता है। उसके अलावा चूंकि इनपुट वोल्टेज डायरेक्टली उसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर प्रोवाइड की जाती है, तो लिहाजा बहुत हाई इनपुट इंपीडेंस मिलती है। तो गेन जो कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का है वो 1 प्लस R2 बाय R1 है। रिक्वायर्ड गेन 100 है, तो इस गेन के फॉर्मूला को 100 के बराबर इक्वेट किया जा सकता है, यानी कि अब 100 इक्वल 1 प्लस R2 बाय R1 है। यहां से R2 99 ऑफ R1 बनता है। अगर R1 की वैल्यू को एक स्टैंडर्ड वैल्यू 1.2K ले लिया जाए, तो उस सूरत में R2 की वैल्यू 118.8 किलो ओम्स बनेगी। तो ये एक ऐसा एम्पलीफायर होगा जिसका गेन 100 होगा और आउटपुट और इनपुट पोलैरिटीज के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम पोलैरिटीज होंगी। एक ऐसा एम्पलीफायर जो कि दी गई दो या दो से ज्यादा इनपुट्स को सम करता है और उस हिसाब से एम्पलीफिकेशन परफॉर्म करता है। इसका सर्किट एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से मिलता जुलता है, सिर्फ और सिर्फ समिंग पॉइंट के ऊपर एक और वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया गया है थ्रू रेजिस्टर R3। इस वोल्टेज को V2 कहा गया है। चूंकि इनपुट टर्मिनल से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा अंदर की तरफ, तो लिहाजा वही अजम्पशन कि यहां पर सम होने वाले करंट्स 0 हैं। तो जिस तरह से पहले डेरिवेशंस की गई थी उसी तरह से I1 प्लस I2
प्लस I3 वो करंट है जो कि R3 में से गुजर रहा है, इनको 0 के बराबर रख के प्रोसीड किया जा सकता है। तो यहाँ पर I1 में से गुजरने वाला करंट बाय ओम्स लॉ V1 प्लस R1, I2 जो कि R2 में से गुजरने वाला करंट है V आउट बाय R2, और प्लस V2 बाय R3 वो करंट जो कि R3 में से गुजर रहा है। तो इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो यहां से V आउट नेगेटिव ऑफ R2 बाय R1 इंटू V1 प्लस R2 बाय R3 इंटू B2 बनता है। तो ये वो ट्रांसफर फंक्शन है जो कि समिंग एम्पलीफायर को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहा जाता है कि एक ऐसा ऑप एम्प सर्किट डिजाइन करें जो कि इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करता हो। अगर देखा जाए तो ये इक्वेशन एक समिंग एम्पलीफायर की इक्वेशन की तरह महसूस हो रही है, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव का साइन है। लेकिन सिर्फ फर्क कितना है कि ओवरऑल नेगेटिव का जो साइन समिंग एम्पलीफायर के फॉर्मूला में मौजूद होता है वो यहां पर नहीं है। तो अगर इस नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर दिया जाए तो इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर किया जा सकता है। तो कंपेयर करने पे R2 बाय R1 मल्टीप्लाइड बाय V1 4.6 इंटू Vin के बराबर बनता है, जिसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि V1 Vin के बराबर है, और अगर V1 को हम Vin के बराबर लेते हैं तो R2 बाय R1 उस सूरत में 4.6 के बराबर बनता है। सिंपली R1 को अगर 1 किलो ओम की स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी जाए तो R2 4.6 किलो ओम्स बनता है। उसके अलावा अगर दूसरी साइड को कंपेयर किया जाए तो R2 बाय R3 मल्टीप्लाइड बाय V2 3 के बराबर बनता है, और यहां अगर V2 को सिंपली 3 वोल्ट्स ले लिया जाए तो R2 बाय R3 1 के बराबर बनता है, जिसका मतलब ये हुआ कि R3 अब R2 के बराबर है जो कि 4.6 किलो ओम्स निकला था। तो ये एक ऐसा सर्किट बन चुका है जो कि दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव फैक्टर को इंक्लूड किए बगैर। तो अब ये देखना है कि इस नेगेटिव को कंप्लीटली रिमूव किस तरह से किया जाए। तो ये वो नेगेटिव है जिसकी बात की जा रही है। इस इक्वेशन में से इस नेगेटिव को किस तरह से रिमूव किया जाए। समिंग एम्पलीफायर हम बना चुके हैं, लेकिन नेगेटिव अभी तक हम रिमूव नहीं कर पाए। सिंपल हल है इसका कि जो भी सर्किट बनाया है उसकी आउटपुट को इन्वर्ट कर दिया जाए, तो ये नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। तो इन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली एक ऐसा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जिसका गेन R2 बाय R1 1 के बराबर हो, उसे इस समिंग एम्पलीफायर की आउटपुट के ऊपर अटैच कर दिया जाए। तो इस सर्किट में यह देखा जा सकता है कि ये एक ऐसा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जिसमें R1 और R2 की वैल्यू सेम हैं, जिसकी वजह से इस एम्पलीफायर का गेन 1 होगा। इसको समिंग एम्पलीफायर की आउटपुट के ऊपर अटैच कर दिया गया। अब ये वो सर्किट बन चुका है जो कि दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। वोल्टेज फॉलोअर एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है ऑप एम्प की जिसमें इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज बराबर होते हैं। आउटपुट वोल्टेज को फीडबैक के तौर पे फीड कर दिया जाता है इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर, और इनपुट प्रोवाइड की जाती है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर। तो लिहाजा ये कहा जा सकता है कि इस एम्पलीफायर का गेन यूनिटी होता है, 1 होता है। तो ये किस तरह से मुमकिन बनाया जा सकता है कि सैचुरेशन वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज के बराबर रख दिया जाता है, जिसकी वजह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर Vin को सैचुरेट कर जाता है। तो लिहाजा वही वोल्टेज इनपुट टर्मिनल को प्रोवाइड कर दी जाती है जो कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है। तो लिहाजा आप दोनों इनपुट टर्मिनल की वोल्टेजेस बराबर हो गई, जिसकी वजह से अब इनपुट पे जाने वाले सिग्नल को जो कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर दिया गया बहुत ज्यादा हाई इनपुट इंपीडेंस मिलेगी,
और इसी तरह से आउटपुट पे आने वाले सिग्नल को, जो कि Vin के बराबर है, बहुत थोड़ी आउटपुट इंपीडेंस मिलेगी, जिसकी वजह से इसे अगर किसी सर्किट में लगाया जाए तो लोडिंग के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स लोडिंग के इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए मेनली इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा एम्पलीफाइंग तो इनका मकसद है ही। तो लिहाजा ये कहा जा सकता है कि Vout इक्वल्स Vin। एक और बहुत सिंपल टेक्निक है इसको समझने की। अगर वो फॉर्मूला ले लिया जाए जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिक फॉर्मूला, यानी कि दोनों इनपुट्स के दरमियान के डिफरेंस को एम्पलीफाई कर दिया जाए, मल्टीप्लाइड बाय G कर दिया जाए, तो Vout बनता है। अगर G 10⁵ है और V नेगेटिव Vout के बराबर है और V पॉजिटिव Vin के बराबर है, इस फॉर्मूला में ये चीजें सब्स्टिट्यूट करके Vout इक्वल्स 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय Vin माइनस Vout बनता है। तो इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो Vout बराबर बनता है Vin मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ डिवाइड बाय 10⁵ प्लस 1। तो अगर देखा जाए 10⁵ प्लस 1 10⁵ के बहुत करीब है, तो लिहाजा यहां पर ये टर्म जब Vin के साथ मल्टीप्लाई होगी तो एक ऐसी वैल्यू ही आएगी जो कि Vin के बहुत करीब होगी। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि वो Vin के बराबर ही होगी तकरीबन। इससे यह बात जाहिर होती है कि Vout तकरीबन Vin के बराबर है, जो कि वोल्टेज फॉलोअर का अक्सर मकसद है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर एक ऐसा एम्पलीफायर है जिसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो बेसिक पर्पस है उसे अचीव किया जाता है, यानी कि दो इनपुट वोल्टेजेस के दरमियान का डिफरेंस लिया जाता है और उसे एम्पलीफाई कर दिया जाता है। आमतौर पर डिफरेंशियल एम्पलीफायर को दो वोल्टेजेस के दरमियान डिफरेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, उसकी नल डिटेक्शन के लिए। तो जो पॉइंट ए और पॉइंट बी था व्हीटस्टोन ब्रिज में, वहां पर इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर को लगा दिया जाता है और वहां पर इसकी आउटपुट के एतबार से यह अंदाजा लगाया जाता है कि ब्रिज का नल अचीव हुआ या नहीं हुआ। इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो Vout इक्वल्स R2 बाय R1 इंटू V2 माइनस V1 बनता है। तो यहां पर जो गेन है वो R2 बाय R1 है। तो ये जहन में रहे कि V1 और V2 के साथ ये R1 और R2 जो लगे हुए हैं ये सेम हैं, यानी कि फीडबैक में लगा हुआ R2 और पुल डाउन के साथ लगा हुआ R2 और इनपुट्स पे लगे हुए हैं दोनों R1 ये बराबर। आम हालात में इस चीज की जरूरत होती है कि बहुत हाई इनपुट इंपीडेंस मिले, चूंकि यहां पर इनपुट्स के ऊपर फाइनाइट रेजिस्टेंसेस R1 मौजूद हैं। तो लिहाजा क्या किया जाता है कि इनफाइनाइट इंपीडेंस हासिल करने के लिए दोनों इनपुट्स के साथ वोल्टेज फॉलोअर्स लगा दिए जाते हैं और उन वोल्टेज फॉलोअर्स के थ्रू V1 और V2 इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर को प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि वोल्टेज फॉलोअर का गेन 1 होता है, तो लिहाजा V1 और V2 1 के गेन के साथ ऑपरेशनल एम्पलीफायर को प्रोवाइड किए जाते हैं। यहां पर फर्क सिर्फ इतना होगा कि इनपुट सिग्नल्स को बहुत ज्यादा हाई इनपुट इंपीडेंस फेस करनी पड़ेगी और आउटपुट पे आने वाले सिग्नल को बहुत कम आउटपुट इंपीडेंस फेस करनी पड़ेगी। कॉमन मोड रिजेक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें अगर एक सेम सिग्नल या आइडेंटिकल सिग्नल दोनों टर्मिनल्स के ऊपर प्रोवाइड किया जाए तो आउटपुट को 0 होना चाहिए। यानी कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर की एक खासियत है कि अगर सेम सिग्नल्स दोनों इनपुट्स के ऊपर प्रोवाइड कर दिए जाए तो आउटपुट 0 होती है और ये चीज लॉजिकली समझ में भी आती है, लेकिन आमतौर पे प्रैक्टिकली इस तरह होता नहीं है। अगर दोनों इनपुट सेम हो, आइडेंटिकल हो, उस सूरत में कुछ ना कुछ वोल्टेज जरूर मौजूद होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर की आउटपुट के ऊपर।
जिस वोल्टेज के गेन को ACM से जाहिर किया जाता है। तो जितना ये ACM कम होगा उस हिसाब से उतना ही आउटपुट वोल्टेज इस सूरत में कम होगा और उतना ही बेहतर डिफरेंशियल एम्पलीफायर बिहेव करेगा। कॉमन मोड रिजेक्शन को कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो से मेजर किया जा सकता है। तो जितना ये रेशियो ज्यादा होता है उतना ही कॉमन मोड रिजेक्शन बेहतर होती है। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो बराबर है एम्पलीफायर गेन, जो कि R2/R1 से हमने पढ़ा जाहिर किया, उसे डिवाइड कर दिया जाए कॉमन मोड के गेन से, जो कि ACM है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ACM जितना कम होगा उतना ही ये रेशियो ज्यादा होगी। तो जितनी ये रेशियो ज्यादा होगी उतना ही बेहतर डिफरेंशियल एम्पलीफायर बिहेव करेगा। तो कहा जाता है कि 20 से 250 मिली वोल्ट्स के दरमियान का सिग्नल एक ह्यूमिडिटी सेंसर की आउटपुट के ऊपर हासिल किया जा रहा है, यानी कि ह्यूमिडिटी बदलती है तो उसके एतबार से 20 टू 250 मिली वोल्ट के दरमियान आउटपुट वोल्टेज बदलती है। एक माइक्रो कंप्यूटर लगा हुआ है जिसमें इस वैल्यू को डिजिटल में कन्वर्ट करने की जरूरत है। अब ये माइक्रो कंट्रोलर 0 से 5 वोल्ट्स के दरमियान का वोल्टेज एक्सेप्ट करता है और उसे डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो लिहाजा अगर इसे हम 20 टू 250 मिली वोल्ट्स का सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तो वो इसकी रेंज को प्रॉपर्ली कवर नहीं करेगा, तो प्रॉपर इंटरफेसिंग नहीं होगी। तो यहां पर इस चीज की जरूरत है कि 20 टू 250 मिली वोल्ट्स को 0 टू 5 वोल्ट्स की रेंज में कन्वर्ट किया जाए, और ऐसे कन्वर्ट किया जाए कि ये जो कन्वर्जन है ये लीनियर हो, यानी कि 20 मिली वोल्ट्स अगर इनपुट के ऊपर मिल रहे हैं इस सर्किट की जो कि हमने यहां पर बनाना है, तो उसकी आउटपुट पे 0 वोल्ट्स मिले। और अगर इसी तरह से ह्यूमिडिटी सेंसर की आउटपुट 250 मिली वोल्ट्स है तो उस एतबार से इस सर्किट की आउटपुट 5 वोल्ट्स होनी चाहिए। तो कहा जाता है कि ऐसा सर्किट डिजाइन करें जिसमें एक हाई इनपुट इंपीडेंस भी मिल जाए और दिया गया पर्पस भी सर्व हो जाए। तो ऐसी सूरत में एक इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी जो कि इनपुट को आउटपुट से रिलेट कर सके। तो जब मैं यहां इनपुट की बात करता हूं तो ये इनपुट उस सर्किट की इनपुट है जो कि हमें बनाना है। यहां पर वो एक एम्पलीफायर सर्किट है जिसकी इनपुट के ऊपर 20 टू 250 मिली वोल्ट्स है और आउटपुट के ऊपर 0 टू 5 वोल्ट्स है। तो ये जहन में रहे, 20 टू 250 मिली वोल्ट्स इनपुट कहा जा रहा है और 0 टू 5 वोल्ट्स आउटपुट। ऐसी सूरत हाल में अगर देखा जाए तो सिंपली 20 टू 250 मिली वोल्ट्स की जो स्लोप है उसे बढ़ाने की जरूरत है और उसमें से 20 मिली वोल्ट्स का ये जो डीसी शिफ्ट है इसे निकालने की जरूरत है। इस सूरत में एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी हमें। तो आपको याद होगा कि लेक्चर 2 में हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि एक जीरो शिफ्ट होती है और उसके बाद एक एम्पलीफिकेशन होती है। तो यहां पर यही फिनोमेना होगा, जीरो शिफ्ट की जाएगी, 20 मिली वोल्ट्स का सिग्नल निकाला जाएगा, ये ऑफसेट निकाला जाएगा और उसके बाद इसको एम्पलीफाई किया जाएगा, इसके स्लोप को बढ़ाया जाएगा। तो y इक्वल्स mx प्लस c की इक्वेशन से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो यहां पर y आउटपुट है और x इनपुट है और m स्लोप है और c एक कांस्टेंट है। हमारे केस में y आउटपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा और x इनपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा और c एक कांस्टेंट वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा और m उसी तरह से एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जो कि इस एम्पलीफायर का एक तरह से गेन बन सकेगा। तो जो फाइनल इक्वेशन हमारी बनेगी जिसके थ्रू एक ऐसी इक्वेशन बनाई जाएगी जो कि किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सर्किट को करस्पॉन्ड करेगी, तो वो ये है V out इक्वल्स MVin प्लस V नॉट। जो इक्वेशन अभी हमने निकाली उसमें M और V नॉट दो अननोन्स हैं। अगर किसी इक्वेशन में दो अननोन्स हों, इन दो अननोन्स को निकालने के लिए दो ही इक्वेशंस की जरूरत होगी जिन्हें हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकें। तो लिहाजा जब सेंसर की आउटपुट 20 मिली वोल्ट्स है
तो एम्पलीफायर की आउटपुट 0 वोल्ट होनी चाहिए। तो ये एम्पलीफायर वो सर्किट है जो कि हम बनाएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए आउटपुट 0 वोल्ट यानी वी आउट की जगह पर 0 और वी इन की जगह पर इनपुट जो कि 20 मिली वोल्ट है उसे सब्स्टिट्यूट करके ये एक इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन में जो दूसरी लिमिट्स हैं वो सब्स्टिट्यूट की जा सकती हैं, जैसे कि आउटपुट 5 वोल्ट की सूरत में इनपुट 250 मिली वोल्ट होनी चाहिए। तो वी आउट 5 और वी इन 250 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3 यानी कि 250 मिली वोल्ट। ये दो इक्वेशंस मिल गई। इन्हें अब साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व किया जाए यानी कि एक इक्वेशन में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए। लेट्स सपोज ये बाद वाली इक्वेशन को में से पहले वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस सूरत में m की वैल्यू 21.7 आएगी और v0 कैंसिल हो जाएगा। अब इस m की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया जाए तो v0 की वैल्यू निकल आएगी जो कि 0.434 वोल्ट बनती है नेगेटिव साइन के साथ। तो अगर m और v0 की वैल्यूज स्लोप की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो v आउट इक्वल्स 21.7 मल्टीप्लाइड बाय vn माइनस 0.434 हासिल होता है। तो ये वो फाइनल इक्वेशन है अब जिसके तहत हम ये अंदाजा लगाएंगे कि यहां पर कौन सी ऑप एम्प की कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल होगी डिजायर्ड आउटपुट हासिल करने के लिए। यहां से अगर 21.7 को कॉमन ले लिया जाए तो v माइनस 0.02 बनता है। तो आप देख सकते हैं कि ये 0.02 वही 20 मिलीवोल्ट्स का ऑफसेट है जिसे हम यहां पर इस पूरे रेंज में से निकालेंगे और उसके बाद 21.7 के गेन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस इक्वेशन को अगर देखा जाए और कंपेयर किया जाए मुख्तलिफ ऑप एम्प की इक्वेशंस के साथ तो ये एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर की इक्वेशन बनती है। चूंकि ये कहा गया है कि एक ऐसा डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनाए जिसकी हाई इनपुट इंपीडेंस हो, तो लिहाजा इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है लेकिन उसकी इनपुट्स के ऊपर वोल्टेज फॉलोअर्स लगे हुए होते हैं। और इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो फॉर्मूला है R2 by R1 इंटू V2 माइनस V1 इक्वल्स V आउट, इसको अब कंपेयर किया जा सकता है उस बनाए गए फॉर्मूला के साथ या इक्वेशन के साथ जो कि अभी हमने देखी V आउट इक्वल्स 21.7 इंटू Vn माइनस 0.02। तो वेरी सिंपल कंपैरिजन से यह जाहिर होता है कि R2 by R1 21.7 के बराबर यानी कि जो ओवरऑल सर्किट का गेन है। यहां से अगर R1 को 1 किलो ओम ले लिया जाए किलो ओम की रेंज में तो R2 21.7 किलो ओम बनती है जो कि 22 किलो ओम के करीब करीब है। तो लिहाजा यहां पर 22 किलो ओम का रेजिस्टर स्टैंडर्ड वैल्यू के एतबार से इस्तेमाल किया जा सकता है अगर सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड हो। अगर ना हो तो जाहिर है एक पोटेंशियोमीटर को लेकर 21.7 किलो ओम के ऊपर ट्यून करके यहां पर लगाया जा सकता है। एनीवे, तो मजीद कंपैरिजन में यह पता चला कि V2 Vin के बराबर है, यानी कि अब डिफरेंशियल एम्पलीफायर में जहां पर V2 था वहां पर दिए गए सिस्टम के एतबार से Vin प्रोवाइड की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि फिगर पे V2 के साथ इक्वल टू का साइन डाल के मैंने Vin लिख दिया। मजीद कंपैरिजन में V1 0.02 के बराबर आता है, यानी कि 0.02 20 मिलीवोल्ट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे सर्किट में उस जगह पर जहां पर V1 मौजूद था। तो ये सर्किट का वो वाला पार्ट था जहां से V1 इन्वर्टिंग टर्मिनल को प्रोवाइड की जा रही थी। तो V1 0.02 वोल्ट्स फिक्स करके इस टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज फॉलोअर पे दे दी जाएगी। इसको फिक्स करने के बहुत सारे तरीके। बेहतरीन तरीका यह है कि एक वोल्टेज डिवाइडर लगाया जाए और उससे पहले एक जीनर डायोड इस्तेमाल कर लिया जाए। तो जीनर डायोड चूंकि एक फिक्स अमाउंट ऑफ वोल्टेज एक्वायर करता है, उसके ऊपर ड्रॉप होता है,
तो लिहाजा वो वोल्टेज आगे 2 रेजिस्टर्स लगा के वोल्टेज डिवाइडर बना के 0.02 वोल्ट्स प्रोवाइड कर सकता है। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई सवाल जवाब हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन सेशंस में पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।